सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, शायद मुझे लगता है कि कराची का हर मसला हल हो सकता है, लेकिन एक मसला है जो शायद कभी भी हल नहीं हो सकता। ये वो मसला है जिसको मसला बनाने वाले जो हैं वो भी अब ये कहते हैं कि जी ये इस्तीफ़ा दे, वो इस्तीफ़ा दे। तमाम पार्टियां मुलव्विस थी जब से के इलेक्ट्रिक बनी है, उस वक्त से कराची के आवाम को बिजली नहीं मिलती है तो बड़े बड़े बिल्स मिलते हैं, और उन बिल्स पर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, कभी पिछले बिलों की एडजस्टमेंट के नाम पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो अदा करने पड़ते हैं। उसके बावजूद उनको बिजली की फराहमी जो है वो नहीं मुमकिन बनाई जाती है। कभी गैस का बहाना, कभी फ्यूल का बहाना, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आती। ख़त लिख दें, वज़ीर आज़म नोटिस ले लें, असद उमर ये कह दें आके कि इतवार से गैर लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग फिर भी हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म ने कल के इलेक्ट्रिक के हुकाम को तलब कर लिया है, और अब होगा क्या, ये सवाल हम आज उठाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से क्या कहा। जो हमारी बदकिस्मती रही कि हमने ये शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले किए, जो जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी है। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं, या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, कम अंदर आ रहे हैं, वो मुल्क की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमें बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू। तो माजी गलती जिसकी बात वज़ीर आज़म भी कर रहे थे, ये इन गलतियों का खुमियाजा कब तक आवाम भुगतेगी? और जो के इलेक्ट्रिक है, कभी वो कहती है कि जी पीएसओ ने हमें फ्यूल नहीं दिया, कभी कहते हैं कि हमें एसएसजीसी ने गैस नहीं दी, और अब ये कह रहे हैं कि पोर्ट कासिम में एक यूनिट है जो कि फ़नी ख़राबी है, जिसमें वो ख़राबी के बाइस बंद है, इसलिए ये तमाम तर लोड शेडिंग हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब, और दीगर मेहमान में आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। लगारी साहब, कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं और लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अपने लोग जिनकी वफाक में हुकूमत है, 2-3 सूबों में भी उनकी हुकूमत है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। फिर एमकेएम वाले एहतजाज कर रहे हैं। असद उमर साहब आते हैं कराची और कहते हैं कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, के इलेक्ट्रिक को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चूँकि बेनिफिशरी हैं उनके बहुत से मामला जो हैं उनने पूल किए थे इस इलेक्शन के अंदर। जिस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने इतनी ज़्यादा फंड्स दी थी, वो पार्टी उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेगी? क्योंकि आगे भी तो उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ने होंगे और फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी फ़ंड की, तो वो तो इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। वो लोगों को देंगे, जाकर तसल्लियाँ देंगे कि आप फिक्र ना करें और हम नोटिस ले रहे हैं। जब ये नोटिस लेते हैं तब लोगों ने हाथ बांधने शुरू कर दिए कि अल्लाह के वास्ते, एक तो पुलिस वाले जब कहते थे ना हम इन्वेस्टिगेशन करें तो चीखे मार कर लोग, भाई अल्लाह के वास्ते यार इन्वेस्टिगेशन ना करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, और जब वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो लोग समझते हैं कि फिर कोई बर्बादी आई। लेकिन लगारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा कि क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं इसलिए क्या ही नोटिस लेंगे और क्या ही इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कि माजी में ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि आज का तो मसला नहीं है ना लोड शेडिंग का और के इलेक्ट्रिक की मनमानियों का, तो पिछली हुकूमतों ने भी कुछ भी नहीं किया इनके खिलाफ, तो क्या वो भी बेनिफिशरी थे उनके? नहीं, मसला यहाँ से शुरू करें ना कि जहाँ से इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया था, उसकी ज़रूरत क्या थी उस वक्त आपको प्राइवेटाइज करने के लिए? उसकी क्या ज़रूरत थी और क्यों किया गया था? बात यह है कि आप अपने फैसले खुद नहीं करते ना, अपने मुल्क में नहीं करते। आपको बाहर से एक डंडा बरदार आ जाता है और वो कहता है कि सब मिलकर बैठ जाओ और बैठो, यहाँ हम ये फैसला कर रहे हैं, और आपका फलां इदारा हम उसको दे रहे हैं और वो इदारा उसको दे रहे हैं, और उसमें जिसने हाथ रंगे वो भी रंगे अपने। आओ
ये लूट सेल लगी है। पाकिस्तान के इदारों की प्राइवेटाइजेशन का नाम था पाकिस्तान के इदारों की लूट सेल। कोई एक ऐसी चीज भी नहीं है। तमाम बैंक जब प्राइवेटाइज किए गए, तमाम इदारे जो प्राइवेटाइज किए, घी की मिलें जो प्राइवेटाइज की गई, जितने कारखाने प्राइवेटाइज किए गए, जितने ऑटोमोबाइल के बहुत बड़े इदारे थे वो प्राइवेटाइज किए गए, सारे के सारे वो ऐसी शराइत पर किए गए जिसमें पाकिस्तान के खजाने को चूना लगा। खरीदने वालों ने हुक्मरान उस वक्त के हुक्मरानों को खुश किया। बिल्कुल ऐसे ही लगारी साहब, इस बहती हुई गंगा में सबने अपने हाथ धोए और जिन्होंने नहीं धोए वो आज एहतजाज करें, लेकिन इस एहतजाज का फायदा आवाम को तो नहीं पहुंच रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग से सिद्दीकुल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। ये मसला पुराना है, कराची के आवाम बेचारे दुआइयाँ देते हैं। जब से प्राइवेटाइज हुई के इलेक्ट्रिक बनी तो ये मसला उठा। इस मसले को ना ही पीपल्स पार्टी हल कर सकी, ना ही नून लीग, और अब पीटीआई आ गई है। नोटिस भी लिए जा रहे हैं, खत भी लिखे जा रहे हैं, एहतजाज उनके अपने ही लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा। आपके ख्याल में क्या इसका मसले का हल है किसी के पास, या फिर वही बात जो मैंने की है, सबने बहती गंगा से हाथ धोएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। और कुछ बातें मैंने बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब की सुनी हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मसले को उसके सर से पकड़ना चाहिए और एनालिसिस करते हुए ये देखना चाहिए कि मसला पैदा क्यों हुआ। पहली बात ये है, और इसमें कोई शक नहीं है, कि जब लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, वो कोई भी निज़ाम हो, तो नताइज अच्छे नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। जब नेशनलाइजेशन हुई उससे कितनी तबाही हुई, मैंने नेशनलाइजेशन का अमल अपने सामने देखा। उसके नतीजे में पीआईए कहाँ पहुँची, पाकिस्तान स्टील कहाँ पहुँची, हमारी सनतें कहाँ पहुँची, ये जो सरकारी बैंक्स थे और ये और चीज़ें थीं, उनमें क्या हुआ, वो एक अलग बड़ी दर्दनाक दास्तान है। उसके बाद आके जब प्राइवेटाइजेशन हुई, यानी उस वक्त ये इदारों का हाल ये था कि सब नुकसान में थे। लोग कर्जे लेके माफ़ करा रहे थे, असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे, उनका बोझ ख़जाने पे था, और ख़जाने का मतलब आवाम के टैक्सों पर। अब जब ये प्राइवेटाइज हुए तो फिर बोझ वो कम हुआ, इन्होंने प्रॉस्पर करना शुरू किया। वैसे ही जैसे आप देख लीजिएगा कि पब्लिक सेक्टर में कोई एक आध टीवी स्टेशन है, कुछ अखबारात थे, उनका क्या हाल था ये सबको मालूम है, और प्राइवेट अखबार और प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं ये देख लीजिए। कराची इलेक्ट्रिक की बात और उससे पहले लोड शेडिंग की बात आपने देखा जी, यहीं ये लोड शेडिंग थी, और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ साहब आए, धरनों और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, उसके बावजूद 4 साल में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई। उसके बावजूद कराची का अमन वापस आ गया, दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जीडीपी आपकी 5.8 तक पहुंच गई। आपकी अच्छा, मैं आती हूँ इस पर। उस वक्त भी लोड शेडिंग होती थी, और सिर्फ कराची में नहीं होती थी, पंजाब में भी होती थी, और आज भी यही सूरत हाल है। अब आप ये कह रहे हैं हल। मैं आती हूँ आपकी जानिब, और हल भी आपसे पूछती हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके दौर में लोड शेडिंग नहीं होती थी तो ऐसा कहना भी कुछ गलत होगा। उवैस खादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। उवैस साहब, नहीं मैं आती हूँ सर आपकी जानिब, जरा उवैस साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ। उवैस साहब, ये मसला तो नया नहीं है ना के इलेक्ट्रिक का, मसला है पुराना। जब से प्राइवेटाइज हुई के इलेक्ट्रिक तो किसी की नहीं सुनती, लेकिन अब इस मसले का हल किस तरह तलाश करें? कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि भाई क्या है इस मसले का हल, नोटिस, खत, एहतजाज है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात पूरी कौम को पता है कि हमारे वक्त वज़ीर आज़म जिस चीज़ में भी नोटिस लेते हैं वो चीज़ पाकिस्तान से गुम हो जाती है या वो मिलती नहीं है कहीं पे। और अगर इस वक्त के हालात हम देखें, जो इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपने स्पेशली के इलेक्ट्रिक की बात की, तो मैं भी इसी पे फोकस कि इस वक्त जो कराची के अवाम जिस मुश्किल से दो चार है
एक तरफ कोरोना, हमने दवा के सोशल डिस्टेंसिंग करें, घरों पे रहें, बाहर ना निकलें और घरों पे रहें, तो बिजली की लोड शेडिंग 20 घंटे कहीं कहीं जगह ये पता भी नहीं कि बिजली आती है या नहीं आती। अगर आप कराची के मज़ाफ़ात में थोड़ा बाहर चले जाएं, कराची के एक्सटर्नल एरियाज में चले जाएं, मलीर या वहाँ जो हमारे गांव हैं, वहाँ की अगर आप हालात पूछें तो आपको ये लगेगा कि ये कराची में नहीं रहते बल्कि किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बिजली का कोई नामो निशान ही नहीं है, सड़क बनी हुई है, दूसरी चीजें हैं, गांव लगता है लेकिन पोल्स लगे हुए, वहाँ बिजली नहीं आती। बिजली की तो बड़ी हसरतों से देखा जाता है कि कभी बिजली आए। अगर बिजली आने पर सबसे बड़ा जुल्म ये है, मेरे हल्के में खुद इसका विक्टिम हूँ। वहाँ पे कल भी मैंने ये बात की है वहाँ सीओ सेप्को से, सेप्को की बात भी आप कर ले, हैस्को की कर ले, हर जगह पे ये इलीगल बिलिंग वो वैसी बिलिंग जैसे आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं नॉन स्टॉप। अब आजाद तो जिस तरह अभी मैंने मुझे नाम नहीं पता जो अभी आप जिनसे बात कर सिद्दीकुल फारूक साहब हैं जी, नून लीग से। अच्छा नून लीग से देखिए, उन्होंने एक बात ठीक की कि चले कोई स्ट्रक्चर अच्छा हुआ, लोड शेडिंग तो होती आ रही थी, पहले भी हो रही थी, लेकिन वो ऐलानिया थी कि इतने घंटे लोड शेडिंग होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर दोबारा आप देख लें तो आपको सिंध के बहुत से ऐसे शहर नजर आएंगे जहाँ पे जो हाईएस्ट पेड डिवीजन नहीं होता ये है कि अगर एक प्योर बिजनेस ही अगर आप बिजनेस उसके फॉर्म पे देखें तो जहाँ से आपको अर्निंग हो रही है, जहाँ हो रही है तो वहाँ पे अनस्टेबल है, क्योंकि वो आपको वैसे अब आप भी कह रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो हालात बहुत बेहतर थे, सिद्दीक साहब कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत थी तो हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन मैं कराची की शहरी हूँ सर, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, मैंने अच्छे हालात के इलेक्ट्रिक कभी नहीं देखे, मुझे नहीं याद पड़ता। अगर आप मुझे मेरी बात अगर आप पूरी नहीं होनी देंगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंध के कुछ असला कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं भी होती थी बिल्कुल, वो इस वजह से थी कि प्योरली एक बंदा चला रहा था जिसको ये पता था कि हमें बिजली देनी है, वी हैव टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ सिंध। अब इस वक्त सिंध में स्पेशली कराची की बात करेंगे, पहले तो मैं ये पूछूंगा आपके तवज्जो से कि केईसी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है इसके पीछे जो इस वक्त तक केईसी की ये हालत बन गई है। अब आप अगर फंड्स की बात करें या फेडरल गवर्नमेंट कुछ करने जा रही है या उसने कुछ कराची के बारे में सोचा है जो उनसे काम सर मैं तो ये बात कर ही नहीं रही ना, सर मैं तो ये बात कर ही नहीं रही, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था कि मसला नया नहीं है, मसला है पुराना, इसका हल किसके पास है? आपके दौर में भी लोड शेडिंग होती थी, नून लीग के दौर में भी लोड शेडिंग होती थी और अभी भी हो रही है। देखिए हल हमारे पास है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हवा का पावर प्रोजेक्ट है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है और वो बिजली फैसलाबाद ग्रिड में जा रही है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये बिजली सिंध को ही दी जाए, फैसलाबाद ग्रिड में ना जाए, और सिंध हमारे कराची का शहर है, हमारा दूसरे अजला है, वो अगर इस बिजली से जो है फायदामंद हो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ये शोर मचाना शुरू कर दी कि सिंध गवर्नमेंट को हमारे हर काम में टांग अड़ानी है, सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना है, सिंध गवर्नमेंट में ये हो रहा है। उनको देखिए हमारी बिजली अपनी है, सिंध की है, अगर सिंध की बिजली पे सबसे पहला हिस्सा गैस हमारा है, कितना 72% हम गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गैस की भी लोड शेडिंग होती है, हमारे पास मौजूद है। अगर फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा सोचे कि सिंध में आप वाला सियासत के लिए सोचें कि यहाँ ये कराची को आपका बिजनेस हब है जो आपको जितने टैक्सेस कमा के दे रहा है, सिंध का सूबा प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट वहाँ के लोगों। अच्छा सर एक सवाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बाकी वफाक कभी नहीं सोचता, जब नून लीग की वफाक में हुकूमत थी तो क्या नून लीग ने सुनी थी आपकी ये बातें? देखिए नून लीग की बात अगर आप करेंगी तो नून लीग की हुकूमत चली गई और उसमें जो बातें हुई, जो बातें की गई, सबकी उस पर बिजली नहीं थी, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है, जो बिजली प्रोवाइड कर रहा है और अर्न कर रहा है। सबसे बड़ी जुल्मत की तो बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट को कमानी है की इंक्वायरी शुरू हो गई है, चीफ मिनिस्टर से बार-बार पूछा जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगी? चलिए साथ रहिएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत ज़ाहिर वफाकी हुकूमत जो है वो जरा बैठ जाए आप लोगों के साथ और बातचीत कर ले। ये जरा अलमिया है हमारा कि बहुत डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, खासतौर पर सिंध और वफाक के दरमियान तो बहुत डिस्टेंस है। सिद्दीक साहब आप मुझे हल की जानिब लेकर जा रहे थे, जरा बताइएगा क्या हल क्या है इसका, कोई है हल? आपको बात मुझे जल्दी करने दें, मैं सिर्फ बिल्कुल कहता हूं पहली बात में थोड़ा सर आपका पॉइंट आया, सर मैं आती हूँ आपकी जानिब, सिद्दीक साहब को ही मौका दें। जी सिद्दीक साहब, हमारे दौर में 11 से 12,000, पीटीआई नहीं कुछ और लोग 11,000 कहते हैं, लेकिन पीटीआई के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताया
कि हमारे दौर में 12,000 मेगावाट बिजली नई मज़ीद पैदा हुई। इसके साथ हमने सूबों को भी इख्तियार दे दिया कि वो भी बिजली जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाइए के इलेक्ट्रिक पर, देखिए उनका मसला अगर तो वो बनाते हैं फर्नेस ऑयल से, तो फर्नेस ऑयल की सप्लाई होनी चाहिए। उनके जो बिल अगर देने हैं गवर्नमेंट ने और इदारों ने वो अदा कर दें। दूसरी बात, अगर ट्रांसमिशन लाइंस का मसला है वो हल होना चाहिए। अगर बिजली की चोरी का मसला है वो हल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। अगर वो उन्हें काम नहीं करना आता, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को फर्ज कीजिए या कोई और बात है तो भाई इंक्वायरी करके देख लें मसाइल हैं कहाँ। देखिए ना, जब आपने ये कहा 20 घंटे की लोड शेडिंग से अगर घंटे 2 घंटे पे आ गई 4 साल में, तो ये कामयाबी है ना। उसके बाद अब लोड शेडिंग बढ़ गई, अभी कहते हैं जी हमारे पास बिजली भी वाफर है। भाई तो आप बिजली दो, लेकिन ये मेरा ख्याल है सच नहीं बोल रहे। तो के इलेक्ट्रिक का मामला बैठ जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, उनके साथ वहां बैठें, बैठ के पहले तो मसला हल करने की कोशिश करें, बजाय इल्जामात लगाने के और जिम्मेदारियां जो है अपने सर से उठाकर दूसरी तरफ डालने के। कराची के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए और इसका हल कोई नामुमकिन नहीं, आसान है, लेकिन मिल बैठकर निकालना तौर चाहिए। पर बैठकर इसका मसला हल करें। राइट। इसको पार्टीबाजी की नजर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और मसला यही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आवाम का, उसको मिल बैठ के हल तो कोई तलाश नहीं करता, अलबत्ता एक दूसरे पर इल्जामात जरूर लगाए जाते हैं। लगारी साहब, ऐसा ही है कि जब भी कोई मसला आता है, खासतौर पे कराची तो बेचारा लावारिस है, कोई सुनता ही नहीं है इसके मसले वहीं के वहीं रहते हैं, इल्जाम तलाशियां हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। हम तो शुरू दिन से करते हैं बात कि जब के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया जिस साल 11 अरब रुपए में, वो जो है उतनी ही रकम उसी साल पूल की गई सब्सिडी देकर। उसको तो कुछ नहीं देना पड़ा ना, उसके पास चली गई रकम। फिर उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पर, जो हमारा सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारे पास कॉपर के केबल्स थे और वो सारे कॉपर के केबल्स निकाल दिए गए और उसकी जगह पर इन्होंने दूसरे लगा दिए, और लो क्वालिटी के, जिसके अंदर आपका ज़्यादा नुकसान भी होता है और वहाँ पर जानी नुकसान के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। और दूसरा, उनने ये ट्रांसफ़र कर दिया। इससे उन्होंने बड़े पैमाने पर ये जो उनको मिला है तांबा यहाँ से, और जो उठाकर वो लेकर गए और जितनी उन्होंने कमाई की है उसका तो कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल आप उसकी बात नहीं करते। फिर ये सालाना 26 अरब रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बताया है। अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यार लगाएं भी ना। और वो प्रॉफिट वफाक का जो हिस्सा बनता है 26 अरब या कितना है, 26% है या किस कदर उसका वफाक का हिस्सा है, और वफाक का हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं और इधर लगा भी नहीं रहे हैं, यानी यहाँ पर इसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, फिर उनको जो चीज़ की ज़रूरत है तो वो कहें वफाक को, भाई आप हमें ये चीज फराहम करें, हम इसकी पेमेंट अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि वफाक और सिंध की लड़ाई में बेचारे आवाम पिस रही है? अगर सिंध में पीटीआई की हुकूमत होती, एक सवाल मेरा ले लें, पीटीआई में अगर पीटीआई की सिंध में अगर हुकूमत होती, ऐसा करते हैं, तो क्या ये मसला हल हो जाता? इसका हल निकालते हैं ना, हल निकालते हैं। हम चलते हैं मुराद अली शाह साहब के पास, उनको कहते हैं जी आप छोड़ दें, खामखा आपने हुकूमत बनाई हुई है, आप छोड़ दें, आपकी वजह से बिजली नहीं मिल रही। यही कौन सा तरीका है? अगर सिंध में उनकी हुकूमत है और अवाम ने उनको वोट दिया है। मेरा सवाल बहुत सादा सा है लगारी साहब, कि वफाक जो कर रहा है, देखिए वफाक जो कर रहा है, जो आपने भी पॉइंट आउट किया, उवैस शाह साहब ने भी किया और सिद्दीक उल फारूक साहब ने भी किया, अगर सिंध में पीटीआई की हुकूमत होती तो क्या मसला तो सारे मसले हल हो जाते। कोई मसला, पंजाब में तो कोई मसला है ही नहीं ना। पंजाब में सिद्दीक उल फारूक साहब जो है रोजाना जो है वो फैज़याब होते हैं। मरकज में भी कोई नहीं, मरकज में भी कोई नहीं। अब आप क्या बात करते हैं जनाब? पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का इशू पिछले 70 साल में इतना संगीन नहीं था जितना इनके 2 सालों में हुआ है। इन्होंने तो गवर्नेंस के नाम को बर्बाद कर रख दिया है। कोई सूरत हाल रही नहीं है इनका तो ये जिस बात में भी जाएं, और ये जनाब इनको ओगरा ये बाकायदा तजवीज़ दे रहा है, वो भेज रहा है। पहले ओगरा बनाता था कि जी आप इतनी बिजली बढ़ा दें, बढ़ा देते थे। ओगरा ने भेजा कि आप कम करें, 7 रुपए 9 रुपए पता नहीं कितना कम करें, इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए। और अभी भी तैयारी लगारी साहब की जा रही है बिजली की कीमतें बढ़ाने की, और क्योंकि अभी भी बढ़ाई गई है तकरीबन 3 रुपए। अच्छा उवैस शाह साहब, क्या आप लोगों की हुकूमत है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतना करंट नहीं है इसलिए कराची वालों को बिजली नहीं मिल पा रही?
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लगारी साहब की बात भी मैंने सुनी, सिद्दीकुल फारूक साहब की बात भी मैंने सुनी। देखिए, फर्नेस ऑयल की जहां बात हुई तो फर्नेस ऑयल का अगर खमियाना था वो खत्म हो गया था, तो ये एक प्लानिंग होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उन्हें सोच के रखना होता है कि हमें किस वक्त किस चीज की प्रोविजन देनी है ताकि बिजली का तसलसल कंप्लीट रहे और वो बीच में इतना बड़ा कोई गैप ना आ सके। आपने पिछली दफा साल पहले आपने गैस की लोड शेडिंग का 5 दिन तक गैस बंद थी, कोई जवाब देने वाला नहीं था, फोन नहीं कर रहा था। और अल्लाह ना करे, मैं ये लफ्ज कहूंगा, अल्लाह ना करे कराची लावारिस से। क्यों लावारिस है? हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कराची के वारिस बैठे हुए हैं, सिंध के सारे लोग सिंध के वारिस हैं, कोई लावारिस। सर आप लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ ना पानी का मसला होता है, ना कचरे का मसला होता है, ना बिजली का मसला होता है। दीदी मेरी बात आप कल ये बात तय कर लें कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम किस बात में कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हमसे बात करे, हम बात करने को तैयार नहीं है। रिसेंटली आप कोविड को देख लें, कोविड से कौन सी हमारी बात मानी गई? सारी दुनिया में तारीफें सिंध गवर्नमेंट की हो रही हैं, बाहर के इदारे, बड़े बड़े इदारे तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट हम पे इल्जाम करते हैं। कोई फैसला आ जाता है कि साथ मिलके काम करें, जब मिलके काम करते हैं तो अब आपने मुल्क का हशर देख लिया कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध रोजाना की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्लीज इस पे अमल दरामद किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट की रोज एक नई चीज आती है कि आज इसको खोल दें, इसको खोल दें, ये कर दें। आप बात कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक की, अब बिलिंग की बात आ रही है या एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है, देखें हम अब भी तैयार हैं हर सतह पे मामला हल करने के लिए। सिर्फ अगर फेडरल गवर्नमेंट ये सोच ले कि उन्हें पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना है, जिस गलती से वो आ गए, बिठाए गए, लाए गए, कुछ भी हो गया, वो बात खत्म हो गई। अब थोड़ा बहुत 2 साल में जो उनके पास टाइम बचा है, ज्यादा टाइम उनके पास भी नहीं है, थोड़ा टाइम बचा है, वो कुछ ना कुछ अपने तो वैसे शाह साहब अगर वो लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे तो आप लोग हाथ बढ़ा लें, आप लोग कराची के आवाम का सोच लें, आप लोग मिलकर बैठ जाएं उनके साथ। हम तो हाथ बढ़ा रहे हैं, हम तो अभी भी अवेलेबल बैठे हैं। मिनिस्टर एनर्जी कंटिन्यूस उनके सबसे बात कर रहे हैं। उन्होंने ओगरा वालों से बात की, उन्होंने KEC वालों से बात की, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बात की, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें रोज एक गलत बहाना दिया जाता है, झूठ पे झूठ, झूठे वादे किए जाते हैं। एक बात कर दी, दूसरे दिन वो बंदा मिलता ही नहीं है उन्हें। अब मिनिस्टर एनर्जी जब उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए बैठे, कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं। अगर हम इंटरवेंशन करते हैं, अगर हम कोई और बात करते हैं, फिर हम पे ये इल्जाम आ जाता है कि सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करने को तैयार नहीं। देखिए, इल्जाम तराशी खत्म होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज का कायल हूँ कि हम लोग जब यहाँ, हमारे लोग क्यों सफर कर रहे हैं। हाँ, उन्हें इस बात की सजा जरूर मिल रही है कि PTI की गवर्नमेंट सिंध में नहीं है। अगर सिंध में PTI की गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता कभी आ भी गई तो दूध की नहरें बह जाएंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जो उन्होंने ख्वाब कंटेनर पे बैठ के दिखाए थे, वो ख्वाब वो आप पूरे कर नहीं सकते। अच्छा, अफसोस की बात यह है, 2 साल कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक करना अपनी जगह पे, अब भी अपने वजीरों को ये कह रहे हैं कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। क्या आपके वजीर काम नहीं कर रहे हैं? आप अपनी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असल जो आपका पॉइंट है वो आ गया है। उवैस कादिर शाह साहब, आप सही कह रहे हैं, इल्जाम तराशी की सियासत बंद होनी चाहिए। बैठे मिलके इस मसले का हल निकालें। ये कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बैठ के बातें और चीज़ें हल हो जाती हैं। इसी नोट के साथ मैं ब्रेक लूंगी, वापस आएंगे तो कुछ और इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले के इलेक्ट्रिक के मसाइल जो पैदा किए हैं उन्होंने आवाम के लिए, इसका हल किसके पास है, ये सवाल मैंने उठाया था, जिस पर उवैस कादिर शाह साहब ने कहा था कि सिंध हुकूमत तो मदद करने को तैयार है वफाक की, लेकिन वफाक बैठना ही नहीं चाहता। वफाक बैठेगा तो इस मसले का हल निकलेगा। लगारी साहब, कराची का कोई भी मसला हो, सिंध का कोई भी मसला हो, उस मसले का हल क्या सिर्फ बयानबाजी से निकल सकता है? सेकेंडली, जो अभी नेपरा अदालत लगा रहा है, समाअत कर रहा है, और आज नेपरा ने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल से जो बिजली की पैदावार थी वो बगैर किसी प्लानिंग की गई, और इससे पहले कोई मनसूबाबंदी की नहीं गई। पहले भी नेपरा ने यही कहा था। तो ये जो मनसूबाबंदी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी फुकदान है, ये किसने करना था? 15 साल पहले तो ज़ाहिर PTI की हुकूमत तो नहीं थी। नहीं, PTI की हुकूमत नहीं थी, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। पहले ये इस तरह की बातें हम खामखा मामलात को टालने के लिए करते हैं। आपके दौर में ये कुछ 3 दिन पुरानी बात है ना। हाँ। जब यहाँ पर असद उमर ने कहा कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, तो हम उधर पीछे जाने की बजाय इससे पूछने, भाई तुम कल कहकर गए थे ये बात सारी मीडिया के सामने, तमाम मीडिया ने इसको लाइव लिया था। आप उस वक्त ये कह रहे थे कि जनाब
बिजली का अब लोड शेडिंग खत्म, अब नहीं होगी। और देखना मंडे गैर एलानिया हाँ वही गैर एलानिया, अब गैर एलानिया हो रही है या नहीं हो रही है? अब भी हो रही है। हर जगह पर लोग बिजली के लिए रो रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है लोगों को। और ऐसा नहीं है, ठीक कह रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, यहाँ बिन कासिम पर एक लगाया गया प्लांट, यहाँ पर अपना हॉक्सवे पर प्लांट लगाया गया, ये अभी लगाए, ये मियाँ नवाज शरीफ ने आने के साथ ही, उसके बाद 2015 में इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर वो एटॉमिक प्लांट थे और आकर यहाँ लगे, फिर साहिवाल में प्लांट लगा, फिर उसके बाद कई और प्लांट लगे, इनकी सारी बिजली आई है आपके नेशनल ग्रिड में सामने हुई है। आप खुद कह रहे हैं फ्लोर हाउस पर कि 12,000 मेगावाट बिजली आई है, यार वो आई है तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो ना, पॉइंट है कि ना। लगारी साहब अभी हम जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि अभी जो मुने सर्विस आप कह रहे थे कि जहाँ पर बिलिंग है ना पूरी, तो उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती है। मैं भी खुद विक्टिम हूँ, आप भी विक्टिम है कि ऐसा तो होता ही नहीं है कि बिजली काट के नहीं जाते हैं, वहाँ पे काटी नहीं जाती है जहाँ पर बिलिंग पूरी होती है, ऐसा है? वो डाल देते हैं ऐसे इलाके जो पे कर रहे होते हैं, यह कराची में भी हो रहा है और हैस्को भी यहाँ इस तरह कर रहा है कि कुछ ऐसे इलाके शामिल कर देते हैं जो इलाके पे नहीं करते हैं या जहाँ पर कुंडे की बिजली लगी होती है, वो इन दूसरे इलाकों में शामिल कर देते हैं और उनके बिल भी इनके पे करने के लिए दिए जाते हैं कि जी लाएँ, ये बिल भी आप अदा करें। और उसके बाद बिजली का लोड शेडिंग भी करते हैं। लोड शेडिंग का ये कोई भी तरीक़ाकार नहीं है, बस जब मूड आता है लोड शेडिंग हो जाती है, जब मूड नहीं होता है लोड शेडिंग नहीं होती है। देखें हम तो वैसे भी डरते हैं, वो हम एक दफ़ा एक लगारी सदर हो गए तो हम गली में निकलते थे तो लोग कहते थे यार वो देखो लगारी आ रहा है, तो हम तो बेचारे लगारी भी इस सूरत हाल में होते हैं। अब अलवी साहब बैठे हुए हैं, CEO अलवी साहब उधर बैठे हुए हैं, सदर मुमलिकत, हम किसकी बात करें? क्या सही बात है, आप सही कह रहे हैं। खैर फिर भी अपनी कोशिश तो हम जारी रखेंगे, सवाल भी उठाएंगे, एहतजाज भी करेंगे और बोलेंगे भी कि भाई ये मसला हल किया जाए। खैर जब से कोविड-19 आया नाजरीन दुनिया में, तो दुनिया में तो कोविड ने हर सनत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सयाहत की सनत, वो सनत इसकी पूरी दुनिया में ज़ाहिर सयाहत जो है ख़ास तौर पर इन महीनों में बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान में भी नुकसान अभी तक पहुँच रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस पर बात की और गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने वज़ीर आला को ये कहा है कि इस पर अब काम करें, SOPs के साथ काम करें। उन्होंने क्या कहा पहले मैं आपको सुनवाती हूँ, फिर इस पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल टूरिज्म होना चाहिए लेकिन SOPs के साथ, वो SOPs किस तरह तय की जाएंगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेगमेंट में अतर चावला हैं, अतर सुल्तान चावला साहब कन्वीनर हैं एपरा के, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे जाके हमें तारिक खान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे जो कि होटल एसोसिएशन के सदर हैं। लेकिन अतर सुल्तान साहब पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, किस तरीके से SOPs तय की जाएंगी? कोई मीटिंग्स आपकी हुई हैं कि अगर ये टूरिज़्म स्टार्ट होता है तो फिर क्या होंगी SOPs और उन पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए दो बातें मैं कर लेता हूँ। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हमेशा ख्वाब रहा है कि जी टूरिज्म पाकिस्तान में जो है ना आगे बढ़े, तो लेकिन उस ख्वाब को, तो ख्वाब की ताबीर तो नीचे वाले ग्राउंड पे लोग कराएंगे। तो आजकल के जो हालात हैं उसमें महसूस तो नहीं होता कि इसकी कोई ताबीर होने चाहिए। टूरिज्म बगैर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जीरो ही है, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक रेस्टोरेंट पर फोकस ना करें। SOPs की अगर आप बात करेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है ना वो पिछले इतने सालों में इतनी डेवलप हो चुकी है। हम सिर्फ चंद रेस्टोरेंट जो कि बाहर ढाबों के साइड में चलते हैं, वो सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है। आपके रेस्टोरेंट वो भी हैं जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, 20-22 लाख लोग काम करते हैं। 1 लाख से ऊपर के रेस्टोरेंट थे, मैं थे का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पिछले 4 महीने में कुछ 20,000 के रेस्टोरेंट के करीब जो है वो बंद हो चुके हैं और ये बंद हो जाएंगे और तेजी से बंद हो रहे हैं डेली, अगर हम जो है इस पर कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे। और जाहिर लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। मैं आपसे आके मजीद इसको कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक में ले लूँ, वापस आके आपसे पूछती हूँ। कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं, इस मसले का हल किस तरह निकल सकता है, और वो जो SOP की बात करी थी उसको मैं दोबारा से आपसे करूँगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें टूरिज्म को किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा SOP के साथ, तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं तारिक खान हैं, चेयरमैन हैं और पाकिस्तान होटल गेस्ट हाउसेस एंड टूरिज्म एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपकी जानिब आने से पहले अतर सुल्तान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी अपनी गुफ्तगू को वो पूरा करें जो बात वो कर रहे थे। अतर साहब अभी ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने कहा कि वो तय कैसे होंगी SOPs, और 20,000 जो रेस्टोरेंट्स हैं बंद हो गए हैं, मुझे लगता है कि तादाद कुछ ज़्यादा ही होगी। और अब इसको खोलने की अगर वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं, ज़ाहिर उससे लिंक ही है ये टूरिज्म से, तो किस तरह खोलेंगे?
ठीक है, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा कंटिन्यू कर दूं कि 20,000 रेस्टोरेंट के करीब तो हमें अंदाजा है कि ये बंद हो चुके हैं, और जो ऑलरेडी चल भी रहे ना वो कोई प्री कोविड 15% की सेल्स पे चल रहे हैं, डिलीवरी और टेक अवे की। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मॉल्स की बात करें, मॉल्स में मॉल्स तो खुल गए। ये हमारी फैमिली मॉल जा रही है, एक ही गाड़ी में जाती है ना, मॉल के अंदर गए, दुकानों में गए शॉपिंग करने, ऊपर जाएंगे टेक अवे करना अलाउ, सामने बैठ के साथ खाना अलाउ नहीं, जबकि हम साथ गाड़ी में वापस जाएंगे। तो ये चीजें सोचने वाली होती है। एसओपीज की अगर हम बात करें तो एसओपी बने हुए हैं, दुनिया खुल रही है, दुनिया पूरा टर्की हमारे पास बंद हुआ खुल गया, दुबई हमारे पास बंद हुआ खुल गया एसओपीज के साथ। उन्होंने 1 महीने या 1.5 महीने दुबई ने ये किया कि 30 से 50% कैपेसिटी पे खोला, उसके बाद 100% कैपेसिटी पे खुल गया। सही, यानी कि एसओपी मौजूद है, पूरी दुनिया में ऐसी हो रहा है, और कम कैपेसिटी के साथ लोगों को बिठा के वहां पर आप डाइन इन करवाएं। आपका पॉइंट आया, बिल्कुल आपका पॉइंट आया। मैं पे आप खोल दें, उसके बाद आप बढ़ाने शुरू करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप आहिस्ता सूरत हाल देख के इसको बढ़ाना शुरू कर दें। ताहिर साहब, आज जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कि जी अब टूरिज्म जो है वो स्टार्ट करें, अब वो टूरिज्म स्टार्ट होगा कैसे, खासतौर पर गेस्ट हाउसेज, होटल्स, वहाँ पर किस तरह से एसओपी पर अमल करवाया जाएगा, कोई तय किया आप लोगों ने एसओपी? हेलो जी जी बिल्कुल ताहिर साहब, मैं सुन रही हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो मच आपने मुझे लाइन पे लिया। थैंक यू सो मच। बात ये है कि इमरान खान साहब जो है मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। अच्छा। ये जब भी खड़े होते हैं, तकरीर करते हैं तो कहते हैं जी खोल रहे हैं, हाँ। आगे कोई और खड़ा हो जाता है कि जी खोलने नहीं देंगे। अच्छा। ये कैसी बात है? ये कंट्रडिक्शन है, ये मुनाफिकत है, तो ये सिरे से मुनाफिकत है। हम मानते ही नहीं इस चीज को। कैसे ये चीफ एग्जेक्टिव है कंट्री का, ये कहते हैं और कोई और ना मानी, ये सरासर झूठ है। ये सब हम किस चीज को नहीं मानते। ये रोज तकरीर करते हैं, कल खड़े हो जाते हैं, फिर क्या मजाल है कि ठीक है कि चीफ मिनिस्टर का या बल्दिस्तान की चीफ मिनिस्टर का या किसी और का। अभी आज इन्होंने कहा कि जी हम इनको कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर को कि आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दें जी। वो लोग मर रहे हैं, उनका आखिरी महीना है ये, और ये आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक पंजाब असेंबली का इजलास होटल में होता है, क्यों होता है? इसलिए होता है कि उन्होंने होटल को महफूज जगह समझा, और कोरोना के दौरान, इसी कोरोना के दौरान पहली बार पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो होटल में हो रहा है। साहब, ये तो हम जानते हैं, ये रुकावट कौन डाल रहा है, जरा ये बताएं, रुकावट कौन डाल रहा है होटल्स खुलने में, टूरिज्म स्टार्ट करने में? यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि असद उमर साहब को उन्होंने बनाया हुआ है इस चीज का बड़ा, और वो इसी के पास बॉल को फेंकते हैं और फिर वहाँ खामोशी छा जाती है। किसी चीफ सेक्रेटरी किसी और की क्या मजाल है? अगर मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव क्या दे, खोल दो। आज ये कह रहे हैं कि हम इनको एनओसी जारी करेंगे। अच्छा, आप तो खुद ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि रुकावट कौन डाला है। अभी कुछ दिनों पहले ही जुल्फिकार बुखारी साहब ने 5 साल 10 साल प्रोग्राम भी शेयर किया है कि जी अब ये टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में, तो वो जो एक मीटिंग हुई होगी, तमाम तर चीज़ें तय हुई होंगी, तो क्या उस मीटिंग में क्या आप लोग शामिल थे? आप लोगों से कोई बात की गई? यही तो रोना है कि हमें नहीं ऑन बोर्ड ले रहे। हेलो, अच्छा, आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा? जी, हमारा कोई नुमाइंदा उस बोर्ड में नहीं है। हम यही तो उनको कह रहे हैं कि हमें ऑन ग्राउंड जो हम काम कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, ये लोग ऑन ग्राउंड है, गेस्ट हाउसेज एंड होटल एसोसिएशन है, हम लोग ऑन ग्राउंड है। बेसिकली तो हम काम कर रहे हैं। इनके तो होटल मोटल सारे बंद हो गए, इनके तो कोई कारकर्दगी ही नहीं है। जब ऑन ग्राउंड हम लोग काम कर रहे हैं और हम ही ये ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, तो ये जो तो फिर टूरिज्म स्टार्ट कैसे होगा? राइटली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लगारी साहब। अभी हमने अतर साहब की बात भी सुनी, हमने ताहिर साहब की बात भी सुनी, दोनों ही कह रहे हैं कि बयान और जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं उसमें बहुत बड़ा तजाद है। हो क्या रहा है ये हुकूमत ही इज्तिमाओ ज़िद्दैन है। वो इतने लोगों का एक इज्तिमा है जो एक दूसरे के साथ मुतहारिब होते हैं, या एक दूसरे के एक बात एक आदमी करता है, फिर दूसरा आदमी दूसरी बात करता है, अमल कोई तीसरा आदमी किसी और अंदाज में करता है, फिर चौथे आदमी और तरीके से कंसीव करता है, और पांचवा आदमी और तरह पर जाकर काम करता है। ये सारे का सारा सिलसिला है। वो कहते हैं कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर इतनी कीमत बढ़ा देते हैं कि लोग बेहोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम बंद नहीं कर रहे हैं, फिर लगता है कि जो चीज़ें बंद नहीं करनी थी वो भी बंद कर दी हैं। बहरहाल ये हुकूमत करने का एक तरीका है। मेरे ख्याल में इसको एक डॉक्ट्राइन ऑफ द गवर्नेंस कहना चाहिए, जो
बल्कि इसका नाम होना चाहिए इमरान खान डॉक्ट्राइन ऑफ गवर्नेंस। अच्छा। और इस गवर्नेंस के तहत जब ये नोटिस लें तो समझें कयामत आ रही है। ओहो। जब ये फैसला कर रहे हूं तो समझें कि कोई ऐसा फैसला हो रहा है जो गर्दन तोड़ देगा। इस ठीक तरह है। के फैसले यानी कि दुआ पाकिस्तान- ये करें कि वज़ीर आज़म ना नोटिस लें और ना ही कोई फैसला करें। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, लगाई साहब आपका बहुत, आतर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है नाजरीन, जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म अगर किसी बात का नोटिस लेते हैं या किसी बात का ऐलान करते हैं तो फिर ज़रा ये भी देख लिया करें कि उस पर जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं वो करवा भी रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, तो ज़रा ये देख लिया करें। और इसके नोट के साथ ही मैं आपसे जाना चाहूँगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।